कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है क्या और क्यों है और इससे आपका क्या पर्पस फुलफिल होगा। व्हाट इज क्रैश कोर्स। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमने पढ़ाई तो की होती है, क्लासेस बहुत पहले कर लिए, अब बहुत समय हो गया क्लास किए हुए, तो गैप्स आ गए हैं, कहीं ना कहीं गैप्स है। या फिर ठीक है सब कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ना चाहता भी हूं मैं, लेकिन अकेले पढ़ रहा हूं ना, इसके वजह से मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है। नो वन टू स्टडी विथ। और एक और रीजन होता है ना कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होता है कि भैया कैसे हम पढ़ाई करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता है मेरे को। तो इस क्रैश कोर्स के थ्रू हमारा गोल ये है कि हम आपके इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। जो गैप क्रिएट हो गया है वो हम रिवीजन के साथ फुलफिल कर देंगे। कोई स्टडी करने के लिए नहीं था तो मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ, और यहाँ पे हम आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान देंगे। पूरा 100 डेज का प्लान है जहां पे आप अपने ग्रुप को एकदम आराम से तैयार कर सकते हो। अब इस क्रैश कोर्स में क्या क्या होने वाला है, इट इंक्लूड्स 12 कंसेप्ट क्लासेस, 12 कंसेप्ट क्लासेस होंगी जहां पे सारे कंसेप्ट को बड़े ही डिटेल्ड वे में हम समझेंगे। इसके बाद 2 रैपिड टेस्ट होंगे 30 मार्क्स के। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं बट मैं वापस एम्फसाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। 2 रैपिड टेस्ट होंगे 30 मार्क्स ईच। देन जब ये फेज हमारा खत्म होगा, फेज 1, इसके बाद हम वापस से शुरू करेंगे अपना LMRB जो हमने लास्ट टर्म में किया था। तो इन 12 क्लासेस में जितना कवरेज होगा हम करेंगे, सब कुछ जितना भी एग्जाम रेलेवेंट होगा दिसंबर 2026 के लिए, उन सब को बड़ी डिटेल वे में कवर कर लेंगे। अलॉन्ग विथ सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं कहीं पे उतनी अच्छी ग्रिप नहीं आ पाई, तो अगेन उसको हम रीएम्फसाइज करेंगे LMRB में। और जब LMRB भी आपका हो गया, देन आप मॉक टेस्ट संग्राम में आ जाएंगे। तो इस मॉक टेस्ट संग्राम में 2 पार्ट टेस्ट होने वाले हैं और 1 फुल टेस्ट होगा। ये जो 2 पार्ट टेस्ट होंगे ये चैप्टर वाइज इंक्लूड करेंगे, मींस इनमें सारे चैप्टर्स नहीं होंगे। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा और कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे। जो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स आ गए वो नेक्स्ट टर्म में, मींस जो दूसरा पार्ट टेस्ट होगा उसमें रिपीट नहीं होंगे। तो पहला पार्ट टेस्ट में 5 चैप्टर्स आ गए सपोज, और जो बाकी 5 चैप्टर बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट टेस्ट में आ जाएंगे। और ये जो फुल टेस्ट होगा ये पूरा एग्जाम के जैसा होगा, एकदम सेम एग्जाम के जैसा, सेम एज एग्जाम। तो यहां पे आप पूरा एग्जाम का सिनेरियो एज इट इज एक बार पहले से फील करके जाएंगे। और देखिए कुछ कुछ बातें हैं कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, ये एक रेगुलर कोर्स का सब्सटीट्यूट नहीं है। रेगुलर कोर्स तो 160 घंटे का होता है, क्रैश कोर्स 30 आवर्स का है। अब इस क्रैश कोर्स में और रेगुलर क्लास में डिफरेंस क्या है? तो क्रैश कोर्स जो रेगुलर क्लास होता है हमारा, वहां पे हम दुनिया भर की बातें करते हैं, वहां पे हम बहुत सारी स्टोरीज समझते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी एग्जाम रेलेवेंट कंसेप्ट्स हैं उनको तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो कुछ वैसे भी कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं उनको भी पढ़ते हैं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। सारे ICMI के क्वेश्चंस करते हैं। बट यहाँ पर क्रैश कोर्स में हम सिर्फ जो हमारे दिसंबर 26 एग्जाम रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि वही हमें अल्टीमेटली मार्क्स दिलाने वाले हैं।
तो यहाँ पे जो भी December 26 एग्जाम रेलेवेंट कंसेप्ट्स हैं उनको करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम डीजेबी बुक यूज करेंगे और डीजेबी में पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस हैं, तो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बस डिफरेंस ये है कि क्लास में हम बहुत सारा टाइम देते हैं लिखने के लिए, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लिखने के लिए कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ जब आप करेंगे पढ़ाई तो आप कैलकुलेटर में और एक नोटबुक में रफली सब कुछ सॉल्व करते रहेंगे और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको सेम डे सब कुछ वापस से प्रैक्टिस करना है, तभी इस क्रैश कोर्स से आपको अटमोस्ट बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। अब जल्दी से हम पेपर पैटर्न एमए का समझते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि किन चैप्टर्स पे आपको अपना फोकस ज्यादा रखना है। तो हमारा जो एमए का पेपर पैटर्न है, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2A में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है बड़ा इजी सा। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2B में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा जो हमारा आज का टारगेट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3A में एप्लीकेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने वाला है। 3B में ट्रांसफर प्राइसिंग से। एक सेकेंड, हाँ। फिर 4A में अगेन बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से। 4B में एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने वाला है। 5A 5B दोनों ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आते हैं। 6A 6B बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 7A 7B डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। 7A में जनरली ईवीए का क्वेश्चन देखने को मिलता है और 7B में लर्निंग कर्व का। क्वेश्चन 8A जो है हमारा, ये डिसीजन थ्योरी से आने वाला है और 8B आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से आता है। थ्योरी क्वेश्चन। तो देखिए ये पूरा पेपर पैटर्न है हमारा। अब आप मेरे साथ, आपने अपनी अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रखी है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो हमारा सेट है ये मस्ट अटेम्प्ट होगा, इसे अटेम्प्ट करना ही है। देखिए इंट्रोडक्शन टू एमए से बड़ा इजी सा थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कुछ गिने चुने 5-7 थ्योरी क्वेश्चन है जिन्हें अगर आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो इजीली ये क्लियर हो जाएगा। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगेन एक बहुत इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सेट है ये सिक्योर हो गया। 3A जो एप्लीकेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ना, इस एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि कई बार यहां पे एससीएम का क्वेश्चन आ जाता है सीएमए फाइनल लेवल से, तो हो सकता है कि वो शायद आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। आपने अगर बहुत अच्छे से एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखा है तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है
तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा फंस सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार मानकर चलेंगे कि हम ऑप्शनल में छोड़ेंगे, और 4 के साथ भी यही सेम रूल है, क्योंकि 4 में भी अगेन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। तो यहां पे अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए या फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप सब कुछ तो ऑप्शनल में नहीं निकाल सकते हो ना। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ा भी दूंगा, कोई फॉर्मूला याद करने में कभी ना बोलता हूं ना आप लोगों को बोलूंगा, सब कुछ लॉजिकली हम समझेंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपका हो जाएगा। बजट अगेन बहुत ईजी है, तो बजट भी अटेम्प्ट करना ही है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट अगेन एक इजी चैप्टर है, ईवीए लर्निंग का, दोनों ही बड़े इजी है, तो इसे भी हम अटेम्प्ट करेंगे। डिसीजन थ्योरी अगेन एक इजी चैप्टर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थ्योरी इजी है ही। तो अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपनी, तो आराम से आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तो पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में छोड़ने हैं, तो मैंने दोनों आपको बता दिए कि क्या आप छोड़ सकते हो। बट हमेशा ट्राई करिएगा ना कि तैयारी आप पूरी करके जाओ, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बनेगा, बट आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ कर गए थे, तो फिर तो एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए रेकमेंडेड ये है कि 7 सेट में से आप 6 सेट की तैयारी रखो, कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे आ जाए तो फिर आप उसको अपने हिसाब से छोड़ सको। तो ये बात हो गई हमारी पेपर पैटर्न की। कुछ भी मत लिखिए, मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, आप आराम से पीडीएफ से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक, आज की क्लास, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं आपके एमए में, सबसे इजी चैप्टर है मैं बोलूं तो। देखिए होता क्या है ना, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में क्या क्या आते हैं? प्रोडक्ट के कॉस्ट में मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मेन यही खर्चे लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये जो हमारा ओवरहेड्स है, अब इस ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोडक्ट में डालने के लिए 2 तरीके हैं। एक है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और दूसरा है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पहले बात करते हैं ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। जैसे सपोज करिए, होता क्या है कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 लाख रुपए के हैं, तो ये जो भी ओवरहेड्स होते हैं ये जनरली प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो होते नहीं है। अब रेंट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, तो ये रेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एक्सपेंडिचर है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये किस प्रोडक्ट के लिए लग रहा है? अगर आप अपने फैक्ट्री में मान लीजिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बनाते हो, तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी तीनों मैंने बनाया, तो रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो तीनों प्रोडक्ट के लिए लग रहा है। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रेंट का खर्चा सिर्फ प्रोडक्ट ए में डालूं, प्रोडक्ट बी और सी में नहीं डालूं। तो हर एक प्रोडक्ट में रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सारे ओवरहेड्स के खर्चे जाने चाहिए। तो अब डाले तो डाले कैसे? मेरे को तो आइडिया ही नहीं है कि ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन निकाला गया। ऑप्शन ये निकाला गया कि आप एक बेसिस पकड़िए, कोई सा भी बेसिस पकड़िए। जैसे बेसिस में हो सकता है लेबर आवर्स, कि सब मिला के आपके फैक्ट्री में कितने घंटे काम हो रहा है, आपके फैक्ट्री में लेबर कितने देर काम कर रहे हैं, ये आप चेक कर लीजिए सब मिला के।
तो मैंने पता किया कि ठीक है भैया 10,000 लेबर आवर्स काम हो रहा है मेरी फैक्ट्री में। अब 10,000 लेबर आवर्स काम हो रहा है फैक्ट्री में, और इस 10,000 लेबर आवर्स के वजह से मेरा 1,00,000 रुपए का ओवरहेड लगता है। तो आप बता सकते हो कि एक लेबर आवर का कितना ओवरहेड लगा। तो हमने तरीका ढूंढा ना कि हम अपने प्रोडक्ट में कैसे चार्ज करें ओवरहेड्स को। तो एक तरीका मेरे को समझ में आया कि आप पहले अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए, और ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको कैसे मिल सकता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस से, कि सब मिला के ओवरहेड क्या लगने वाला है, और इस ओवरहेड को लगा के मैं इसको रिकवर कैसे कर सकता हूं। तो रिकवर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है आपका लेबर आवर्स। एक तरीका है लेबर आवर्स। तो ये लेबर आवर्स जो है ये जनरली उन डिपार्टमेंट्स में या उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पे लेबर से आप ज्यादा काम करवाते हो। लेबर आवर्स एक ऑप्शन हो गया। अब अगर मेरे पास ज्यादा काम मशीन से होता है तो हम मशीन आवर्स के हिसाब से भी एब्जॉर्ब करते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट के हिसाब से भी कभी कभी एब्जॉर्प्शन होता है। लेबर कॉस्ट के हिसाब से भी होता है, मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से भी होता है। तो ये सब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स चैप्टर में पढ़ते हो कि ओवरहेड्स आपको कैसे एब्जॉर्ब करना है। और एक होता है हमारा लास्ट में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से भी, कि मैंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है। तो हम एक एक चीज को थोड़े क्रक्स में समझते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास 1,00,000 रुपए का ओवरहेड्स है, तो ये जो मेरा 1,00,000 रुपए का ओवरहेड्स है, इसके हेल्प से मैं कितने देर काम कर पा रहा हूं? 10,000 लेबर आवर काम कर पा रहा हूं। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरे को अब कैसे मिलेगा? तो मेरा बजटेड ओवरहेड है 1,00,000, और इस 1,00,000 के हेल्प से मैंने 10,000 आवर्स काम किया। दैट मीन्स हर एक लेबर आवर का 10 रुपीज एब्जॉर्ब होता है। हर एक आवर का 10 रुपीज एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो 10 रुपीज मेरा एब्जॉर्ब हुआ, अब मैं इसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इसको चार्ज कर लूंगा। मान लेते हैं कि ए को बनाने में 5,000 आवर्स लगा और बी को बनाने में भी 5,000 आवर्स लगा। तो अब मेरे को पता चल गया कि ए में मेरे को कितना चार्ज करना है, बी में मेरे को कितना चार्ज करना है। हर एक आवर का मैं 10 रुपीज करके एब्जॉर्ब करता हूं। तो ए में 50,000 चला गया और बी में भी 50,000 चला गया। तो जो मेरी प्रॉब्लम आ रही थी कि 1,00,000 का ओवरहेड्स है, मैं ए में कितना डालूं, बी में कितना डालूं, ये कुछ हद तक सॉल्व हो गया। तो जनरली आपको इस चैप्टर में ना लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करना होगा, और जो भी एब्जॉर्प्शन करना होगा जिस भी बेसिस पे, वो आपको क्वेश्चन बता देगा। जब हम अभी इसका क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहेगा कि कैसे आपको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है। अब क्या हुआ ना कि इस तरीके में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी? कि फिक्स्ड ओवरहेड जो हमारा है 1,00,000 का, इस 1,00,000 में ना एक खर्चा है इंस्पेक्शन का, एक खर्चा है इंस्पेक्शन का। और ये जो इंस्पेक्शन का खर्चा है ये है सपोज 70,000। इंस्पेक्शन का खर्चा है 70,000, और ये सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए होता है, सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट बी में इंस्पेक्शन हो ही नहीं रहा है, और बाकी अदर खर्चे जो हैं वो 30,000 है। और ये 30,000 का एक्सपेंस दोनों ही प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी।
तो 30,000 का खर्चा तो चलिए दोनों में बंटना चाहिए, समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ए के लिए भी 30,000 लगता है, मींस 30,000 जो लगा है ए के लिए भी लग रहा है, बी के लिए भी लग रहा है, तो ये 30,000 दोनों में बट जाना चाहिए। लेकिन जो 70,000 का इंस्पेक्शन का खर्चा है, 70,000 का जो इंस्पेक्शन का खर्चा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्रोडक्ट ए के लिए। तो 70,000 का खर्चा किसके हिस्से में जाना चाहिए, प्रोडक्ट ए के हिस्से में जाना चाहिए ना। लेकिन यहां पर जब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के बांटा तो हमने तो एक बेसिस पकड़ा और उस बेसिस के हिसाब से सब में खर्च बांट दिया कि ए में 5,000 घंटे काम हुआ है, बी में 5,000 घंटे काम हुआ है, तो ए में 50,000, बी में 50,000 डल गया। बट होना क्या चाहिए था कि ए में तो 70,000 जाना ही चाहिए था और 30,000 का भी कुछ पोर्शन आना चाहिए था, और बी में सिर्फ 30,000 का शेयर आना चाहिए था। 30,000 का कुछ हिस्सा बी में जाना चाहिए था और 30,000 का कुछ हिस्सा ए में जाना चाहिए था। 70,000 रुपए पूरा ए में चले जाना चाहिए था। तो ये इस चैप्टर का पूरा क्रक्स है। चैप्टर बस आपको यही समझाता है कि ओवरहेड आप एब्जॉर्ब करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, और वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक्टिविटी वाइज पहले खर्चों को ढूंढेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट पूल। सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। स्टेप्स इन एबीसी, एबीसी में स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करिए आप। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज। एक बार जब मेरे को एक्टिविटीज मिल गई कि एक्टिविटी में जैसे इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, मैंने अभी बताया, हो सकता है सुपरविजन हो क्वेश्चन में, वो एक एक्टिविटी है, क्वालिटी कंट्रोल हो एक एक्टिविटी है। तो क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज गिवन होंगी, तो आपको एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड स्टेप है कि आप कॉस्ट पूल ढूंढेंगे। कॉस्ट पूल का मतलब क्या हो गया कि एक्टिविटीज में टोटल मिला के खर्च क्या हो रहा है, एक्टिविटीज में खर्च क्या हुआ। जैसे इंस्पेक्शन में 50,000 रुपए लगा, तो ये हमारा कॉस्ट पूल है। फिर कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं हम। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर होता है जो हमें बताता है कि खर्चा किस वजह से लग रहा है। तो इंस्पेक्शन का जो खर्चा है वो लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन जब भी होता है तो इंस्पेक्शन ना हमेशा बैचेस में होता है। इंस्पेक्शन जो होगा बैच में होगा, गुड्स बैच में प्रोड्यूस होते हैं, एक बार में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, तो इंस्पेक्शन का खर्चा जब भी लगेगा तो हर बार इन 50 यूनिट्स का एक साथ लगेगा। तो कॉस्ट ड्राइवर बताता है कि कॉस्ट किस वजह से लग रहा है, कॉस्ट किस वजह से लग रहा है। एंड जब मेरे को मेरा कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, कॉस्ट पूल मिल गया, तो फिर हम रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। रेट पर ड्राइवर। अभी बस आप समझते जाइए, मैं जब क्वेश्चन उठाऊंगा तो सब क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दूंगा। रेट पर ड्राइवर हम निकालते हैं, और ये रेट पर ड्राइवर क्या बताता है मेरे को, ये मेरे को बताता है कि एक बार अगर एक बैच का इंस्पेक्शन होता तो क्या कॉस्ट लगता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया इंस्पेक्शन का, तो इंस्पेक्शन में सब मिला के 50,000 रुपए लगा है। एग्जांपल, इंस्पेक्शन में 50,000 लगा है और बैचेस 50 है, 50 बैच है। तो जब भी इंस्पेक्शन होगा तो हर एक बैच का इंस्पेक्शन होगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि जो इंस्पेक्शन हो रहा है तो ये मेरा कॉस्ट पूल है, और
जो बैचेज हैं, ये बैचेज मेरे क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, ये है कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि बैच को इंस्पेक्ट करने का ही कॉस्ट लग रहा है। तो अब मैं ढूंढूंगा रेट पर ड्राइवर। ये रेट पर ड्राइवर कैसे आएगा, कॉस्ट पूल को डिवाइड करिए कॉस्ट ड्राइवर के साथ। सब कुछ एकदम लॉजिकल है। 50,000 रुपए लगा कितने बैच के लिए, 50 बैच के लिए, तो एक बैच का 1,000 रुपीज आ गया। 1,000 रुपीज पर बैच मेरे को मिल गया। फिर जब रेट पर ड्राइवर मेरे को मिल जाएगा तो मैं कॉस्ट को प्रोडक्ट में असाइन कर दूंगा, असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। अब देखिए कि किस प्रोडक्ट ने कौन सी एक्टिविटी अवेल की है। जो एक्टिविटी अवेल करेगी उसकी कॉस्ट उसमें चली जाएगी। ए में ये जो पूरा इंस्पेक्शन हुआ है ये किस में हुआ है, सिर्फ ए में हुआ है, तो ए में ही पूरा 50 बैचेस है। तो ए को मिल गया 50 इंटू 1,000। ए में 50,000 रुपया पूरा इंस्पेक्शन का गया। बी में कोई इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है, तो बी को देखिए कोई कॉस्ट नहीं मिला। बी में 0 बैचेस हैं, तो बी में कॉस्ट नील आ गई। ठीक है, अब और इसी में थोड़ा एडिशन करते हैं। जो एग्जाम्पल हमने लिया इसी एग्जाम्पल को आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो इंस्पेक्शन का 50,000 था और दूसरा कॉस्ट मान लेते हैं एग्जाम्पल एक और, क्या हो सकता है, सेटअप। $50,000 सेटअप के पीछे लगा है, सब मिला के 1 लाख का कॉस्ट था, सेटअप 50,000 लगा है। और सब मिला के जो सेटअप्स बने हैं मेरे, नंबर ऑफ सेटअप्स दैट इज 25। कितने सेटअप्स बने हैं, 25, जिसमें से प्रोडक्ट ए का 15 सेटअप है और बी का 10 सेटअप है। तो 50,000 का खर्चा 25 सेटअप के लिए, तो 2,000 रुपीज पर सेटअप आ गया कि हर एक सेटअप का 2,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। अब जब मैंने ए में 15 सेटअप बनाए हैं तो 15 इंटू 2,000 30,000 ए में, और बी में अगर मैंने 10 सेटअप्स बनाए हैं तो बी में 20,000 का खर्चा जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा एबीसी, जहां पे हम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार जब मेरे को एक्टिविटीज मिल गए देन उन एक्टिविटीज के हिसाब से हम अपने कॉस्ट को बांट देते हैं। तो यही चीज ओवरहेड्स में नहीं हो पा रहा था। ओवरहेड्स क्या बोलता है कि सारे खर्चे लो, एक बेसिस ढूंढो और बेसिस में बांट दो। देखिए एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है जो मैं अपने क्लास में लेता हूं। हम रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं दोस्तों के साथ, तो एक बड़ा कॉमन वर्ड चलता है, स्प्लिटिंग द बिल। स्प्लिटिंग द बिल में क्या होता है, जो भी बिल आया, जितने लोग गए उन सब में बांट दो। तो यहां पे हमने बेसिस क्या लिया, नंबर ऑफ पर्सन। 5 लोग गए, 5 में बिल मैंने बांट दिया, तो ये हो गया मेरा स्प्लिटिंग द बिल। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट है गोइंग डच। गोइंग डच क्या बताता है कि जिसने जितना खाया वो उतना ही पैसा देगा, जिसने जितना खाया वो उतना ही पैसा देगा। तो ये जो हमारा गोइंग डच है, ये गोइंग डच क्या है, दिस इज एबीसी, कि जिसने जो खाया उसने उसी का पैसा दिया। तो यहां पे 3 दोस्त गए, एक ने पिज्जा खाया, एक ने पास्ता खाया, एक ने नूडल्स खाया, सब मिला के कॉस्ट क्या आ गई, 350, 280, 220, 850 रुपीज। 3 लोग हैं तो तीनों में मैंने डिवाइड किया, 850 बाई 3, 283.33 आया। तो सबको 283 देना पड़ा। तो ये जो पर्सन पिज्जा खा रहा है इसको तो बेनिफिट हो गया,
इसने खाया 350 का सामान, देना पड़ा 283। जिसने पास्ता खाया उसके लिए चलिए मोर और लेस सब कुछ बराबर है, 280 का खाया 283 देना पड़ा। और बेचारा जो नूडल्स खा रहा है सिर्फ 220 का, लेकिन पैसे देने पड़ रहे 283, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ा ना। तो यही प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकल के आती है ना वो डिस्टॉर्टेड होती है, सही कॉस्ट नहीं है वो। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट को मैंने एक बेसिस के हिसाब से चार्ज कर दिया है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट ने उतनी फैसिलिटी ली हो। जैसे अभी इंस्पेक्शन का जो एग्जांपल मैंने दिया था कि 70,000 रुपीज़ इंस्पेक्शन का खर्चा 1 लाख में, तो ए को 50,000 मिला, बी को 50,000 मिला। अब बी ने तो इंस्पेक्शन की फैसिलिटी ली भी नहीं है, फिर भी बी को कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कि जो प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं भी ले रहा है उसको भी कॉस्ट बियर करना पड़ता है। कम समय बड़ी तैयारी।